देखो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो वैसा हो जाएगा। मैंने भाई ये ख्वाब ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है, आपको मेहनत करना है, आपको जुस्तजू करना है, तो वही काम हम कर रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की मिसाल दिए ना, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस जगह से लोग छोड़ के पड़ोसी मुल्क में गए, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास चला गया, फसादात हुए। लोग सिर्फ आपको बोलेंगे उत्तर प्रदेश के फसाद की बात कर तो बोलेंगे हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, पीएससी का जुल्म हुआ। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मुरादाबाद में 1986 में ईद के दिन ईदगाह में 390 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 390, 390, कोई नहीं बोलेगा ये। 390 मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने गोलियां मार मार के मुरादाबाद में 390, कोई नहीं बोलेगा। जब मैं मुरादाबाद में खड़े रहकर तकरीर करा तो उसके बाद दूसरे दिन मेरे को आपके वॉशिंगटन से 2 बुजुर्ग फोन करके रोए, बोले कि बाबू तकरीर सुने, बोले कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा था, बोले मैं अपने भाई को खोया, मैं 2 भाई मिलकर गए थे, एक ही वापस आया, बोले एक की लाश आई। चलो कम से कम तुमको याद तो है, आप याद भी नहीं करना चाह रहे। आसाम में निल्ली मैसेकर हुआ, 10,000 मुसलमान मारे गए, 10,000, कोई बात नहीं करता। 2002 की आप बात करते, मगर 1970s और 1990 की बात नहीं करता अहमदाबाद के राइट की। यहां पे आपके हमारे पुप्पा है खलील नवाब, उनसे पूछिए, उन अहमदाबाद में थे, मैसिव राइट हुआ था। तो हम यही बोल रहे कि भाई आप पॉलिटिकल अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करिए, अपने नुमाइंदों को रखिए। यकीन है इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जिंदा तिलिस्मात आपको दे रहा हूं कि हर बीमारी का इलाज हो जाएगा उसमें, बट एक वॉइस तो आपकी होंगी, कोई तो बोलेगा, कोई खड़े रह के लड़ेगा, कुछ नहीं। हद तो यह हो गई कि पार्लियामेंट में 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल आया, 3 मरतबा। दारुल देवबंद से फाजिल एक मौलाना है, आज दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोली आप नहीं बोलेंगे ट्रिपल तलाक पे। अरे भाई उन्होंने नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं बोलने दिए मौलाना मरहूम को, आप क्या कौन बोलेगा फिर? कौन बोलेगा? अरे दारुल देवबंद से वहां से फाजिल मौलाना है, आलिम दीन है, आप बोले नहीं बोलना, आप नहीं बोले बेचारे, वो कौन बोलेगा फिर? बोलिए आप। अच्छा हद तो यह है खान साहब कि जब पार्लियामेंट में तकरीर होती पूरे 20, 18, 16 मुसलमान बैठते, कब बोल रहे तुम? मतलब बोलेंगे नहीं, तुम्हारी बात सुनने बैठे हम। और तकलीफ इस बात की होती कि तकरीर होने के बाद भाई साहब वेरी गुड, अच्छा बोले। मैं कई मरतबा हाथ पकड़ के जज्बाती हुआ ना, भाई आप भी बोलो ना, हम सब मिलके बोलेंगे। बोले नहीं हमारी पार्टी नहीं देती इजाजत। फिर किस लिए बैठे तुम यहां पर? अब ये अगर बेहाली रहेंगी, ये अगर आप अपनी पार्टी में दबा के रखेंगे अपने लोगों को और नहीं बोलना, तो फिर वो बोलने की जगह है पार्लियामेंट, वो लड़ने की जगह है, वो जिंदा रहने का सबूत देने की जगह है, आप नहीं बोलते वहां पर। तो इसीलिए जब हम ये बातें अपनी तकारीर में, अपने मैसेज में करते, सबको तकलीफ होती नहीं। अगर एक बार मजलिस जीतेंगी यहां से तो इन्हों हमारी दुकान को बंद कर देंगे। मैं बोला यकीनन बंद करूंगा तुम्हारी दुकान को, क्योंकि तुम्हारी दुकान जब बंद होंगी हमारे घर आबाद होंगे, हमारे मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी शरीयत बचेंगी। तुम नहीं चाहते कि हम उस मुकाम पर आ जाए, यही है। हम ये बात को महसूस नहीं करते कि हिंदू समाज में ब्राह्मण है, ठाकुर है, ओबीसी का सेक्शन है, उनके जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है उतनी उनकी लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप नहीं है। मजहबी क़यादत तो है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई सलफी है, कोई जमात इस्लामी का है, सब है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है।
अगर ये तमाम लोग ये समझ रहे कि भाई हमारी ये लीडरशिप हमारी ये काफी है, तो नहीं है काफी है। आपको एक पॉलिटिकल वॉइस को पैदा करना पड़ेगा। जो मेहनत आप लोग करके आए थे, जो बीज आप लोग बोझ जमीन में डाल के आए थे, आज सामने दीवाना खड़ा हुआ है आपके। वही तो चीज समझने की जरूरत है हमारे को। आज देखिए, आज नहीं होगा मगर 10 साल के बाद तो होगा ना। 10 साल के बाद तो होगा, कभी तो होगा। मगर अगर यही ऐसा ही रहेगा तो फिर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग ना चले जाए, रेडिकलाइजेशन ना हो जाए, जो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है इस मुल्क के लिए। मगर वो बात ये भी नहीं समझते, वो बात ये भी नहीं समझते। अब सोनिया गांधी जाकर एक जिंदगी भर आरएसएस में डूबे हुए शख्स के लिए कैंपेन करके आए हुबली में, जो आरएसएस का फाउंडर है कर्नाटका में, मगर उन्होंने कांग्रेस में चले गए तो उनके पूरे गुनाह माफ। और हम मुसलमानों की नहीं बल्कि जमहूरियत की बात करें तो नहीं नहीं इन्हें मिलावा है। अरे कहां मिलावा है? आप उनके लिए गए तो आपको खुश है, ट्रिपल तलाक पे आप बात नहीं करेंगे, आप बताएंगे शरीयत अब हम इनसे सीखना, इस्लाम हम इनसे सीखना, इस्लाम में औरतों के हुकूक हमको नहीं मालूम, आपसे सीखना हम लोगों को। एक अजीब ये चीज हो रही है। तो ये बात समझना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। आप डेमोक्रेसी में जब रह रहे हैं तो आप अपने घर के खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करके नहीं रख सकते। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में और लड़ना पड़ेगा। वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बनना चाह रहे तो क्या करेंगे? आइए जी, हम पूरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मंदलिस हैदराबाद का इलेक्शन पहले हारी, पार्लियामेंट का, दूसरा हारी, तीसरा हारी, चौथा हारी, पांचवा हारी, 6 टाइम, छठी मर्तबा सालार 10,000 वोट से जीते। ये जिद्दोजहद करना है ना, लड़ना है। तो 10,000 से जीते, अब जीतते जीतते यहां तक आ गए और इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला। मगर हमारा प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है कि जंग से पहले नतीजे का सोचते, अरे हार गए तो क्या होगा मेरे भाई। अरे मेरे दोस्त, जिंदगी में हार होंगी मगर आखिरत में जीतने के लिए तो जिंदगी में लड़ना पड़ेगा ना। नहीं हार गए तो क्या होगा? अरे तुम्हारे को कैसे मालूम हारेंगे? 10 कदम नहीं बढ़ाते, अरे नहीं नहीं साहब डर हो रहा, हार गए तो क्या होगा? अरे हारेंगे भाई, जीतेंगे। मगर अगर यही बात आप लोग सोचते तो कुछ होता। तो हारने से डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। तो ये कोशिशें करते रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मोहम्मद मुनव्वर, मेरा ताल्लुक नटराज नगर टप्पा चबूतरे से है। आपके लिए एक अशार, कोई अंदाजा कर सकता है अपने जोरे बाजू का, मालूम मेरे को इकबाल का शेर है, मैं सवाल कर दूं कौम की तकदीर। असद भाई, आपसे एक छोटा सवाल ये है कि आप तालीमी पसमानदगी की बात कर रहे हैं हैदराबाद। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो सिर्फ इलाक़ा तलाब कट्टा, चंद्रैन गुट्टा की हद तक क्यों महदूद है, जहाँ पर छिरा जैसा इलाक़ा है, किशन बाग, बहादुरपुरा जैसा इलाक़ा है, गोलकुंडा किला जैसे इलाक़े में अवेसी स्कूल ऑफ। मैं अकबर साहब को भिजाऊंगा शिकागो को, आप उनसे बात कर लीजिए, यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे कमिटमेंट ले लीजिए कि तालाब कट्टे में स्कूल खोलेंगे। बहुत शुक्रिया सर भाई। मगर तालाब टप्पा चबूतरा हो, कारवान असम्बली हल्के में आप कभी गोलकुंडा गए? गोलकुंडा में मैं अपने एमपी फंड से करीब 12 करोड़ की लागत से एक बच्चियों की कॉलेज की बिल्डिंग बनाया मैं, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसमें लैब्स है। अभी भी 1 करोड़ दिया हूं। और वैसे ही गोलकुंडा में काम हो रहा है। और गोलकुंडा में माने वहाँ ज़मीन है, वो गोलकुंडा में पुलिस स्टेशन के सामने जो इलाका है, कालीशान इमारत बनी हुई है और भी बनते जाएंगे। बिल्कुल सही है, टप्पा चबूतरा में बहुत ज़्यादा गरीबी है। टप्पा चबूतरा में ज़्यादा वहाँ पर स्कूल के नेटवर्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। वहाँ पे एक ज़मीन भी है,
मैं बोलता हूँ अकबर को इंशाल्लाह, क्योंकि ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो अकबर साहब अपने ट्रस्ट सालारे मिल्लत ट्रस्ट के ज़रिए वो बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब तक अकबर बता रहे थे कि 15-16 हज़ार बच्चे फ्री में पढ़ते उसमें। तो अकबर साहब रॉयल आदमी हैं, तो बोलेंगे मामा 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 अभी हॉस्पिटल से निकल के आए मामा आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट मैच हुआ तो फिर दूसरा जिंदाबाद बोलते हो। मेरे पास 2 सवाल है आपसे। तो पहला सवाल इधर। हाँ 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 बोलिए प्लीज प्लीज। यस सॉरी। तो पहला सवाल ये है कि आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये अमेरिका, कनाडा, यूके में बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अभी कोई दिन पहले मैं अपने लोकल पार्क में था और आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उधर तक भी आ गई। तो बात ये है क्या जब इंडिया में है तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे आरएसएस के? तो हम लोग तो पहले आरएसएस से अगर आपको कॉम्बैट करना है तो आपको उनकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताबें पढ़ते। तो एक अब्दुल गफूर नूरानी साहब की किताब है आरएसएस, उसको जरूर पढ़िए आप। दूसरा है उनकी किताब है कि सावरकर एंड हिंदुत्व। तीसरी एक और किताब है, नाम याद नहीं आ रहा। ये किताबों में आरएसएस को एक्सपोज किया गया है कि हाँ, एक शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है। शम्सुल इस्लाम साहब के बल्कि 2-3 किताबें हैं, वो जरूर पढ़िए आप। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आरएसएस वाले जो ओथ लेते, और सेकेंडली जो रोज वो लोग अपनी शाखा में दुआ करते, उसमें क्या है। उसमें वो लोग कसम खाते कि हम हिंदू कल्चर, हिंदू नेशन को गालिब करेंगे। ये आरएसएस का ओथ है, उनकी दुआ है। वो शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है, 2 किताबें हैं उनकी, आप देखिए उसमें हैं। और भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से लोग, हाँ, सावरकर की द हिंदुत्व किताब पढ़िए, छोटी किताब है। पहले आप पढ़िए उन लोगों को, समझिए उन लोग क्या कर रहे हैं। मेरे को मालूम यहाँ पर HSS है, यहाँ पर वो आप देखना चाहिए लोगों को। हम तो कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, मगर ऐसा हो गया कि वो लोग बहुत पावरफुल है इंडिया में अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद स्वयं सेवक थे और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अब जैसे हर थोड़े दिन को मोहन भागवत कुछ ना कुछ बोलते रहते। एक दिन बोले कि मुस्लिम महिला का ख़वातीन पे बोले, तो मैं उनसे पूछा, बोला कि भाई आप बिल्किस बानो को भी मिल लीजिए। तो ये इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग 90 साल से मेहनत कर रहे हैं, 90 इयर्स से। ये उनका आज मोमेंट है, तो इसीलिए वो देख रहे कि इस मोमेंट में वो लोग क्या क्या कर सकते, वो सब कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, पहले पढ़िए, समझिए उसको। और हम तो इंडिया में मुकाबला कर रहे हैं, अब तारीख लिखेंगी कि हम कितना अच्छा मुकाबला किए। तो ये लास्ट सवाल जो ओके, गो अहेड, लास्ट सवाल। नहीं, पूछो, अच्छा है, जल्दी पूछो। बात ये कि काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जाफशानी की है,
और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, माने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए हम तो बोल रहे कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब, मेरा नाम मोहम्मद वहीदुल्ला खान है। मैं इमाम हूँ, दारुल फाउंडेशन उसका फाउंडर भी हूँ, और मैं हैदराबाद में जामा मस्जिद सईफ़ आज़मपुर में इमाम था और धर्मावंत कॉलेज में लेक्चरर था, और माशाल्लाह जामे निज़ामे का फ़ारिग हूँ, जहाँ से आपके दादा हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी भी वहाँ के फ़ारिग थे माशाल्लाह। तो आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है अमेरिका में माशाल्लाह। तो मेरा सबसे पहले आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सवाल कर ले, आप दुआ दीजिए दिल में, सवाल कर लीजिए। हाँ, अच्छा रहेगा, सवाल कर सकते। सवाल ही है मेरा, तो रियासत तेलंगाना में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादशाह घर का मौक़िफ़ दिया है, किंग मेकर का मौक़िफ़ दिया है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है बादशाह कब बनना चाह रहे हैं और किंग कब बनना चाह रहे हैं? जबकि हम जब देखते थे मजलिस के फ़िलाक को, उसमें जो है 7 स्टार्स है, 7 सितारे हैं। तो हमारी ख्वाहिश, वो 7 सितारे कुछ और माने हैं। अच्छा। वो MLA के नहीं है, आप खुदा के लिए 7 पर लिमिट मत करिए मेरे को, मैं और बढ़ना चाह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। तो हम जब देखकर ये समझते थे कि माशाल्लाह 3 थे तो 5 हुए, 5 से 7 हुए, 7 पर आके रुक गए। तो हमारे को ये जहन में आ रहा, पहले एक ही था, एक ही था, ये तो पता है जी। 62 में जी तो पत्थरगट्टी से ये सालार आए थे माशाल्लाह। तो अब ये है कि माशाल्लाह आपका आशीर्वाद कांग्रेस को रहा, तो माशाल्लाह कांग्रेस वहाँ पर हुकूमत करती रही। अभी रेवंत रेड्डी साहब हमेशा ये कहते हैं असद भाई हमारा साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे बस। अच्छा, उसका उनका जाने दीजिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दूसरा मेरा ये है कि आपसे एक क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आप जो है हिंदुस्तान में जाकर ख़ास तौर पर यूपी में 100 सीटों पे आपने इलेक्शन लड़ा माशाल्लाह। आप जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आपकी पार्टी का नाम है, यकीनन जाना चाहिए। लेकिन मुखालिफिन ये कहते हैं कि आप हैदराबाद दक्कन के अंदर रियासत तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटों पे लड़ते हैं, जबकि मैं समझ गया सवाल, बहुत पुराना सवाल है इसका। कितने सीट है तेलंगाना में असेंबली के? 119 हैं। यूपी में कितने हैं? 400। बिहार में कितने हैं?
हाँ, 119 में 8 लड़े, 400 में अलायंस का हिस्सा थे हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, हमको सीट दी लड़े। बिहार में हम लोग 19 लड़े। अब अच्छा, अब मैं तेलंगाना में मिसाल के तौर पर हुज्जत के लिए अभी फैसला नहीं, मैं लड़ रहा हूं, इतना दर्द शुरू हो जाता, इतना तकलीफ हो जाती, देखे मियाँ यहाँ भी सौदा कर लिए, अब देखो मियाँ देखो, अरे भाई सौदा करे तो भाई, मैं तो लोग जो मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई इतने में हुआ, मिला भाई 5% मेरा 95 आपका ले दो, ला के दो मेरे को, कुछ तो दो। तो हमारी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है, हम स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे। हम पूरे 3 पार्लियामेंट पे अच्छा लड़ेंगे, किशनगंज, औरंगाबाद, हैदराबाद, और भी यूपी में हम देखेंगे, बिहार में भी देखेंगे, तेलंगाना में 24 दिसंबर में होंगे इलेक्शन, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छा करने के लिए। तो मैं इस बात से को मानने को तैयार नहीं हूं कि इन पे आशीर्वाद रखो, उन पे आशीर्वाद रखो, नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको। और फिर ये देखिए, नहीं, पॉलिटिक्स देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किंग मेकर नहीं, किंग बनना ये सब ठीक है, मगर पहले आपको अपनी ताकत दिखाना पड़े। देखिए, आपकी ताकत रहेंगी तो सब करेंगे। आज तेलंगाना में अगर 70,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास 6 से क्लास 12 तक, आपकी सियासी ताकत है। गवर्नमेंट से आप खुलाए वो, मैं अच्छी तरह मालूम मेरे को। जब ये स्कूल हमारी मीटिंग हुई थी सीएम से, हम बोले काम करो आप, कई मीटिंग हुई, उसके बाद ये तय करे, आज ये फ्री में पढ़ रहे। और करने की जरूरत है, बहुत करना है उनको, और गलतियां भी हैं उनके, वो भी हम बोलते हैं, और बोल रहा हूं अभी मैं, तब देखेंगे क्या होता है। और वो उनकी फिक्र मत करिए, वो लोग जो बोलते ना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूँ कि जो इस तरह की बात करता हूँ, बोलता हूँ भाई आपको अल्लाह के हवाले कर दिया, हमें बहुत अच्छा है, बोलो आप जितना बोलना है बोलो, क्योंकि बास चीज़ों का जवाब जो है आप, मैंने बल्कि पूरी चीज़ों में जवाब आपको हमको अल्लाह को देने का है। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारा मालिक है, इन्हों नहीं है कि इन्हों कोई खाना लिख के देने वाले हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे, वो फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहते, वो बोलना उनका इख्तियार है, जिद्दोजहद करना मेरा काम है, मैं जिद्दोजहद करते रहूँगा इंशाअल्लाह। एक सवाल तहरीरी है कि गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन को दुरुस्त पासपोर्ट की अशद ज़रूरत है, अगर पासपोर्ट न मिल सके तो जनरल कौंसल जनरल से दरख्वास्त है कि शनाख्ती कार्ड जारी करवा सकें, जैसे कि मैक्सिको और दीगर ममालिक ने किया। क्या आप इस मसले को पार्लियामेंट में उठाने में मदद कर सकते हैं? नहीं, गैर दस्तावेजी का मतलब आप लोग यहाँ पर ओवरस्टे कर चुके हैं, उसका मतलब वही है। आप अनडॉक्यूमेंटेड, नहीं, पासपोर्ट पहले था नहीं था, माने रह गए, पसंद आ गया शिकागो बोल के, ठीक है। तो जब ओवरस्टे करे तो पासपोर्ट तो खत्म हो गया, पासपोर्ट को रिन्यू करने का है। तो वो मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम करना पड़ेगा। बट जो लोग अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ते तो वो लोग सरेंडर करना पड़ता पासपोर्ट, वो मेरे को मालूम, एक प्रोसेस है। मगर आप जो सिनारियो आप बता रहे, उस बारे में मालूम करना पड़ेगा, मालूम करके मैं कुछ कमेंट कर सकूँगा, वरना मेरे को उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। कुछ बोल दूंगा फिर उनका असाइलम का काम रुक जाएगा, और नहीं, और अंकल आने वाले हैं तो फिर कुछ यहाँ पढ़ के फूंक दिए, तो इसलिए थोड़ा मालूम करके ही बोलना अच्छा है। जी वालेकुम सलाम सर, आप बोलिए, सुन लो। दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं तेलंगाना में। जी जी जी। हर पार्टी ये दावा कर रही कि वो इलेक्शन जीतेंगे। और करीब करके बोलिए आप। हाँ, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है इसमें?
कि कौन सी पार्टी बरसर इख्तिदार आएगी? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि पहले मैं जीत जाऊं, मजलिस जीत जाए, उसके बाद देखेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको। जी, पहले मुझे अपने घर को आबाद करना है। लेकिन आपको पूरे सीटों पे कॉन्टेस्ट नहीं। नहीं, तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो इलेक्शन के करीब बताएंगे। जी, मगर फिरका परस्ती को रोकना हमारी जिम्मेदारी, हम रोकेंगे। 2014 में भी रोके, 2018 में भी रोके। मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्रोग्रेस को रोक देंगे। मेरी जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है मेरी पार्टी की, उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो देखिए, अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े कुछ बोलूंगा तो बाज लोग खुश होंगे, बाज लोग नाराज हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि वो लोग सस्पेंस में रहे, परेशानी में रहे। जब वक्त आएगा उस वक्त करेंगे। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं ज़िबाबाग से हूँ। मेरा असद भाई एक सवाल है। सुन, देख लिया जी, बोलिए। माइक के लिए ये कांग्रेस कर्नाटक इलेक्शन में कही थी कि अगर हम इख्तिदार में आ गए तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के मैनिफेस्टो से फ्यूचर में नेक्स्ट इलेक्शंस में कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की वजह से माइनॉरिटीज़ को कुछ नुकसान तो नहीं हो? देखिए, क्या है वो गालिब का शेर ना कि कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो नहीं मालूम मेरे को क्या करते नहीं करते ये लोग। इनके बहुत बड़ी बातें तो करते हैं लोग, अब नहीं मालूम क्या क्या करेंगे। मगर मेरा मानना यह है कि बैन अगर होगा तो कानूनी तरीके से होना चाहिए। बैन अगर आप खाली कर दिए और फिर उसके बाद उनको लीगल रिप्रीव मिल जाती है तो फिर उससे वो लोग और ताकतवर हो जाते। तो अब नहीं मालूम वो लोग किस किस को बैन करते, मगर अब तक तो जो शख्स को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका का स्पीकर बनाया वो शख्स पब्लिकली मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर तनकीद किया और उन बच्चियों के सामने बोला कि तुम्हारे को क्या जरूरत है पहन के जाने की, तुम पढ़ो। उस शख्स को उन्होंने स्पीकर बना दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। अभी गवर्नमेंट बन के 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो उनको टाइम देने की जरूरत है कि रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा उनको देखने के लिए कि वो कितना अपने वादों पर खरे उतरते हैं। मगर मुझे कांग्रेस से बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है।